बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया और मैं हूं आपका मेज़बान मुनव्वर हुसैन। हमेशा की तरह हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा साहब को होस्ट हैं और साथ ही हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है नॉन एम्बेसडर नायला चौहान साहिबा, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप उनको नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पर देखते हैं, हमारे प्रोग्राम में कई दफ़ा आपने देखे। नाजरीन, आज के दिन हम दो टॉपिक्स को टच देंगे। ज़्यादा तफसीलन तो हम ब्रिक्स को डिस्कस करेंगे, स्पेशली उसकी एक्सपेंशन के ऊपर बात करेंगे और मुख्तलिफ ममालिक का क्या स्टांस था ब्रिक्स की एक्सपेंशन के ऊपर। पाकिस्तान की शमूलियत हो सकती है, नहीं हो सकती, वेस्ट का इस पर क्या पर्सपेक्टिव है, क्या वो थ्रेटन्ड फील कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो बड़ी ख़बर बनती है वो ये कि मोदी साहब के पास प्यूटन साहब जो रशियन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जाने से इनकार कर दिया है। उसके पीछे क्या वजूहत हैं, इन सारी तफसीलात को देखने के लिए आप ये प्रोग्राम ज़रूर मुलाहिज़ा कीजिएगा। सबसे पहले चीमा साहब आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में, और मैडम नायला चौहान साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला। पहले बात कर लेते हैं चीमा साहब, आप हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं। पहले तो ये बताइएगा कि मुख्तलिफ एजेंडा था इस ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो साउथ अफ्रीका में हुई, और साउथ अफ्रीकन सदर ने अपनी जो इनागुरल स्पीच दी उसमें बताया कि दुनिया की ग्लोबल इकानमी का चौथाई हिस्सा मेंबर ममालिक जो हैं वो उसको कवर करते हैं, और ग्लोबल ट्रेड का फिफ्थ जो है पोर्शन वो इन ममालिक के दरमियान में है, और एक बहुत बड़ी आबादी है इनफैक्ट, यानी 3 बिलियन से ज़्यादा आबादी बताई जा रही है। अगर इनका GDP का हजम देखें तो वो तकरीबन 26.5 ट्रिलियन डॉलर्स बनता है। तो इसकी अहमियत ज़रा हमें बताइएगा कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में इसकी अहमियत क्या बनती है? देखिए, ये सारी बात है। एक ऐसा बड़ा एक बड़ा नॉन वेस्टर्न ब्लॉक है लाइक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी जो एक्सपेंशन है उससे ये पता चलता है कि जो ग्रेट पावर राइवलरी है वो मजीद तेज हो रही है। अब फॉर एग्जांपल अभी ये जो क्वेश्चन, अभी ये 6 ममालिक को जो इसको में डाला गया है, मजीद उनको मेंबरशिप दी गई है जनवरी 2024 से जो मेंबर होंगे। डॉक्टर साहब, लगता ये है कि ये जो ब्लॉक है ये प्राइमरीली एक चाइनीज सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन बनती जा रही है, और अमेरिका जो है वो ये समझता है कि एससीओ की भी एक्सपेंशन है, ब्रिक्स की भी एक्सपेंशन है। तो ये वो समझते हैं कि ये वो ब्लॉक हैं जिनकी जो बड़े ममालिक हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इकोनॉमी भी अच्छी हैं। तो ये बेसिकली G7 को काउंटर करना चाहते हैं। तो जो हम कहते थे ना कि वेस्ट की एक इंस्टीट्यूशनल हेजेमनी थी, ये आप समझें कि एक वेस्ट को एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स आ रहा है इन इदारों की वजह से। फॉर एग्जांपल एक नया बैंक जो बन रहा है, ब्रिक्स का बैंक होगा। अब ये सारे जिस तरह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, तो जो वर्ल्ड बैंक और IMF के जो पैरेलल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी चाइनीज और बाकी जो ममालिक हैं खड़ा करना चाहते हैं, ताकि किसी न किसी तरीके अगर हम वेस्टर्न ममालिक को G7 को या अब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसको नहीं तोड़ सके, तो जो सदर्न हेमिस्फीयर है दुनिया में उसके साथ लिंकेज हो सके। आप देखें कि ये जो बेसिकली SCO एंड ब्रिक्स, अगर ये एक साइनोसेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती हैं, गो के इंडिया और चाइना का इस वक्त बड़ा मसला जो है वो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का उभरता जा रहा है। इंडिया वहां पे कहने को तो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी वो क्रेडेंशियल्स नहीं है कि वो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप जो है उसको हासिल कर सके, क्योंकि उसके अपने बड़े मसाइल हैं और वो सारी अपनी पार जो है वो ड्रॉ करता है वेस्टर्न ब्लॉक से, जबकि चाइना इटसेल्फ इज अ पार। ये जो लगता तो ये है कि ये जो साइनो यूएस जो बायपोलर एक वर्ड है, इसमें इंडिया जो है वो बड़ी तेजी से डॉक्टर साहब वो वेस्टर्न ब्लॉक में जाएगा, और ये जो सारे का सारा जो सदर्न हेमिस्फीयर है या जिसे ग्लोबल साउथ कहते हैं, ये एससीओ और ब्रिक्स और इन ममालिक की लपेट में रहेगा, और चाइना यहाँ पे कहीं ना कहीं डोमिनेट कर जाएगा। ऐसे लग रहा था कि जैसे G7 या अमेरिका या यूरोप को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, और बाकी सारे ममालिक यहाँ से निकल रहे हैं उनके हाथों से। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है। लेट्स सी आइंदा क्या होता है, क्योंकि 6 ममालिक जिनमें से 4 एक मुसलमान ममालिक भी उसमें गए हैं। मैं तो सोच रहा था कि हमारे अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन है उसकी एफिकेसी एंड वैल्यू भी डॉक्टर साहब आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, बिकॉज इस तरह के जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें बड़े ग्रुप्स हैं जो कि किसी मजहब और आइडियोलॉजी के बगैर उस तरह ऑपरेट कर रहे हैं, ये ज्यादा डोमिनेट कर जाएंगे, और जो इस तरह के ग्रुप है उनकी भी जो पोजीशन है वो कंप्रोमाइज होगी। ठीक है सो चीमा लगता साहब। है जी। चीमा साहब, बहुत अच्छा आपने ये बताया। ये मैडम
चीमा साहब जो बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस है और उसकी एक्सपेंशन भी हो रही है। जिस तरफ चीमा साहब ने इशारा दिया कि 5 ममालिक के अलावा 6 ममालिक और उसके अंदर दाखिल हो रहे हैं, जिसके अंदर इथोपिया भी है, मिस्र भी है, ईरान भी है, यूएई भी है, सऊदीया भी है और अर्जेंटीना भी है। अर्जेंटीना पे तो आपकी माशाल्लाह काफ़ी महारत है। तो एक तो ये बताइए कि वाकई ये इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस के तौर पर वेस्ट इसे ले रहा है, इसे देख रहा है, और अगर ये इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस है तो क्या ये अपॉर्चुनिटी नहीं है तीसरी दुनिया के ममालिक को, जिसको वेस्ट कहता है तीसरी दुनिया के ममालिक जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है कि कम अज़ कम ग्लोबल कंपटीशन में उनका फ़ायदा हो जाएगा, जिस तरह चीन और इंडिया ने फ़ायदा उठाया है रशिया के ऊपर सैंक्शंस के हवाले से? देखिए, अव्वल तो मैं आप तो इंटरनेशनल रिलेशंस के माशाल्लाह माहिर हैं, मैं इन टर्मिनोलॉजीज़ के हक़ में नहीं हूँ, बिकॉज इसके अंदर इनहेरेंट एक रेसिज्म है व्हेन यू से थर्ड वर्ल्ड और यू नो, क्योंकि जो कहने को थर्ड वर्ल्ड है, हमारी सिविलाइजेशंस हज़ारों सालों की हैं, ये न्यू वर्ल्ड है। सो ये न्यू वर्ल्ड जो है आपको थर्ड वर्ल्ड नहीं कह सकती, पहली बात। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हमारी इक़्तिसादी हालात जो हैं साउथ के, साउथ एज इन टर्मिनोलॉजी नॉट एज इन जियोग्राफी, उसके नहीं हैं। अब आप देखिए कि नई रिसर्चेस जो हो रही हैं, जिस तरह नेक्रोपॉलिटिक्स की बात हो रही है कि अगर साउथ बना तो क्यों बना, इसलिए बना कि डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस में रिसोर्सेज पे कॉलोनाइजर्स ने फिर भी अपनी जो है वो रखी, कंट्रोल रखा और उनको खड़े होने ही नहीं दिया। अफ्रीका में बहुत सी ऐसी मसाले हैं, सिमिलरली एशिया में इतनी मसाले हैं, और उन्होंने जो ब्रेटन वुड सिस्टम भी बनाया, कहने को वो मदद के लिए था, लेकिन बेसिकली आप देखिए कि IMF की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं, उनसे कितने ममालिक की जो हुकूमतें हैं वो गिरी हैं, और उसमें क्या वाकई वो एक स्टेबिलिटी थी। जो गना मेडल की आप किताब आपने पढ़ी हुई होगी, और इतने सारे राइटर्स ने किताबें लिखी हुई हैं। तो अब जो है दुनिया बदल रही है। अब ये जो जिसे आप ग्लोबल साउथ कहते हैं, आई वुडंट से थर्ड वर्ल्ड बट आई वुड से ग्लोबल साउथ, वो उनको ये एहसास हो रहा है कि ब्रेटन वुड सिस्टम इज़ नॉट एप्लीकेबल टू देम। इट्स उनकी कोई उससे जो है मदद नहीं हुई, बल्कि नुकसान ही हुआ है। वेस्ट अभी भी जो है, और ये भी वेस्ट में हमेशा मजाक करती हूँ, वेस्ट ऑफ व्हाट, यू नो, अगर आप ज्योग्राफी में देखें तो ये वेस्ट है, तो फिर यू नो, एनीवे द पॉइंट इज़ कि अगर उन्होंने जो फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स थी और फिर जो न्यू वर्ल्ड इमर्ज हुई, उन्होंने एक दुनिया के ऊपर पूरा अपनी इक़्तिसादी जाल फेंक दिया। उस जाल से क्या आप निजात हासिल कर सकते हैं या नहीं? अब आप देखिए कि ब्राज़ील में अब लूला है, लूला हिमसेल्फ वाज वेरी सोशलिस्ट, और वो सारी ज़िंदगी जो है ये इस जंग में रहे। लेकिन अब जब इट इज़ हिज नाउ सेकंड टर्म ऑफ प्रेसिडेंसी, तो लूला की अप्रोच जो है वो ज़रा मुख्तलिफ हो गई, क्योंकि उसने सोचा कि उसको पहले जो निकाला गया था वो दोबारा ना निकाला जाए, तो वो उसको जो है अपना फ्लेक्सिबिलिटी करनी पड़ी। ये आपका मैडम बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है चीमा साहब। जो मैडम ने जो पॉइंट बताया है, ये लूला दा सिल्वा जो प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका, इसका ब्राज़ील के, वो अगर आप देखते हैं और इंडिया का अगर आप मौक़िफ़ देखते हैं, तो वो इस एक्सपेंशन के ख़िलाफ़ नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि जो आप अगर एक्सपांड करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो उस सूरत में जो प्रॉस्पेरिटी है, इकॉनमी है, और जो उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट है, वो आपको पे करनी होगी, और उसके लिए वो तैयार नहीं है। फिर इंडिया का तो ये भी मौक़िफ़ आता है, जिन ममालिक के ऊपर सैंक्शंस हैं, उन ममालिक को तो आपको दाखिल ही नहीं करना चाहिए, जो कि इनफैक्ट ईरान और वेनेज़ुएला उस पर टारगेट होते हुए नज़र आते हैं। एक तरफ आप एंटी वेस्ट नैरेटिव अडॉप्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारी अपनी करेंसी होनी चाहिए और डॉलराइजेशन होनी चाहिए। दूसरी तरफ आप क्रिटिसाइज़ करते हैं IMF को कि उसकी वजह से जो डेवलपिंग इकॉनमीज़ हैं उनको नुकसान हुआ है बजाय फ़ायदा होने के, यानी मुल्क डूबे हैं उससे। और तीसरी तरफ फिर आपका टिल्ट जो है वो वेस्ट की तरफ भी नज़र आता है, और ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन के ख़िलाफ़ भी आप बात करते हैं और इंडिया के साथ खड़े होते हैं।
तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? लेकिन आपके जवाब से पहले अगर आप इजाज़त दें, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, चूँकि मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, जब वापस आएंगे तो चीमा साहब से इस सवाल का जवाब लेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे ब्राज़ील और इंडिया का जो स्टांस था एक्सपेंशन के ऊपर, ब्रिक्स के। चीमा साहब, एक तरफ तो हमें नज़र आता है कि वो इसकी मुखालफत करें, जो मैंने पर्सपेक्टिव आपके सामने रखा, जो उनका पर्सपेक्टिव है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्राज़ील और इंडिया का गठजोड़ है सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन के हवाले से। तो क्या आपको ये पैराडॉक्स नज़र नहीं आ रहा इस जो दोनों स्टांसेस हैं उसके दरमियान? देखिए, इस वक्त जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो इतनी तेज है कि चीजें कंपार्टमेंटलाइज हैं। हर मुल्क हर चीज पे इकट्ठा नहीं है। देखिए, एक तो बात ये है, अभी देखिए फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट लूला चाइना आए थे तो चाइना के हक में बसाया कुछ बोल के चले गए। वेस्टर्न ममालिक बड़े नाराज थे, लेकिन वो चाइना के साथ मिलके वो इस ब्लॉक का भी हिस्सा है। अच्छा, इंडिया को देखें, वो उनके सेंट्रल बैंक ने दुनिया के 19 ममालिक के साथ जो है वो लोकल करेंसी में ट्रेड करने की इजाजत दे दी है। डी डॉलराइजेशन में इंडिया बड़ा रोल प्ले कर रहा है, लेकिन वैसे वो इत्तेहादी है। सो इंडिया जो एक स्ट्रेटेजिक वेस्ट है वो उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन इंडिया पॉलिटिकल वेस्ट के साथ नहीं रहना चाहता, बिकॉज इंडिया को उससे फायदा है। और दूसरी बात यह कि इंडिया की ये जो अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटी डेवलप हुई है बड़ी रिसेंटली चाइना को लेकर के, ये इंडिया इससे बड़ा परेशान है। और देखिए, इंडिया ने क्वाड को मिलिट्री अलायंस नहीं बनने दिया, लेकिन वो उसका जो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट है वो लेना चाहता है। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बड़ी तेजी से चीजें जो हैं डिफरेंट इश्यूज के ऊपर शार्पन हो रही हैं। ईरान से देखें वो किस तरह अभी रिसेंटली मोदी साहब की और रशियन प्रेसिडेंट की बात भी हुई है, मुलाकात भी हुई है, फोन पे डिस्कशंस हो रही हैं। सो इंडिया बड़ी तेजी से अपना ब्लॉक बनाना चाह रहा है, लेकिन इंडिया की जो डिपेंडेंस है वेस्ट के ऊपर, वो इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकली, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ इट्स डियास्पोरा जो बाहर बैठा हुआ है, वो बहुत ज्यादा है। लगता है ऐसे जैसे शायद इंडिया बहुत ऑटोनोमस है, लेकिन वेस्ट की नीड्स बहुत ज्यादा है इंडिया से। सो मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक इशू के ऊपर ये चीजें खड़ी नहीं होगी। ये नहीं होगा कि जैसे चाइना और रशिया जो हैं वो खड़े हो गए हैं अपनी, क्योंकि उनकी नजरियाती पोजीशन डिफरेंट है। मुझे लगता है ब्राजील हो, ये जो इंडिया, ये जिनको हम सेमी पेरिफेरी कहते हैं, जो ऑटोनोमस भी हैं और नहीं भी हैं, इनकी पोजीशंस इश्यूज के ऊपर चेंज होती रहेंगी, बिकॉज इनकी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है अभी वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर भी और नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर भी। और ये अपने आप को रिफॉर्म करने जा रहे हैं, तब्दीलियां आ रही हैं, आबादी बढ़ रही है, दुनिया इनकी तरफ लपक रही है। तो मेरा ख्याल है कि there is lot more to see in coming years। ठीक हो गया चीमा साहब, यही सवाल मैडम से पूछ लेते हैं। एम्बेसडर नाइला चौहान साहबा, आप बताइएगा कि एक तरफ तो इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए सीपैक के मुकाबले में BBIN+ की बात करता है, जिसमें भूटान, नेपाल, मालदीव्स, इंडिया और श्रीलंका को मिला के BBIN+ की बात करता है। वो पिछले दिनों मैं अपने कलीग्स के साथ बात कर रहा था, तो वो कह रहा था BBIN की मिसाल इसी तरह है जिस तरह सुजुकी के ऊपर F-16 का आप बैनर लगाते हैं कि ये F-16 है, तो उससे उसका कोई मुकाबला नहीं है इनफैक्ट। तो एक तरफ तो इंडिया ये बात करता है, दूसरी तरफ ब्रिक्स के अंदर भी है, ये सारे ममालिक G20 के अंदर भी हैं, ग्लोबल साउथ की भी बात करता है, और फिर यहाँ एक्सपेंशन के हवाले से इनकारी भी है। देखिए, डॉक्टर चीमा ने जो बात की कंपार्टमेंटलाइजेशन की अब दुनिया नहीं रही है। ये इट्स अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। आप जब एक फोरम पे एक पोजीशन लेते हैं तो फिर आपका मीडिया भी वो रिकॉर्ड कर रहा होता है, एंड दे शो यू कि जी आपने उधर तो ये कहा, अब आप ये क्या कह रहे हैं। यू हैव टू you know countries and leaders are made accountable for what they state। so ये compartmentalization पहले बहुत ज़्यादा थी, अब ज़्यादा फ्लूइडिटी है और इंटरचेंज और इंटरडिपेंडेंस, जैसे आपने फरमाया, वो हो रहा है। अब इंटरडिपेंडेंस की अगर आप बात करते हैं तो इंडिया हैज़ चोजन टू सिट ऑन द फेंस कि दोनों साइड्स का वो फ़ायदे उठाए, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये बात चलती नहीं है। जैसे आप अभी जिक्र हो रहा था कि पुतिन ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, तो ऑब्वियसली हालांकि इंडिया के सारे डिफेंस जो है मेजॉरिटी ऑफ उनके जो हैं वो सोवियत यूनियन या रशिया पे डिपेंड करते थे,
तो दैट मीन्स कि इंडिया वुड नाउ विल हैव टू रिफॉर्म इट्स होल डिफेंस मशीनरी अगर वो वेस्ट का उस तरह से एलाई बनना चाहते, जो कि मेरा नहीं ख्याल वो बनना चाहते। इट वुड बी वेरी कॉस्टली फॉर देम, नंबर वन। नंबर टू, ना वेस्ट रिलायबल एलाई है और ना इंडिया रिलायबल एलाई है। सो इस लैक ऑफ जो है ना डीप रनिंग मिसट्रस्ट, वो अपनी जगह है। फिर आप जब एक हाई मॉरल ग्राउंड पे, जब आप यूएन के फोरम पे बातें करते हैं और आप जस्टिफाई करते हैं आप क्यों इनलार्जमेंट चाह रहे हैं, आप देखिए पाकिस्तान, अर्जेंटीना, वी आर लाइक माइंडेड कंट्रीज, और हमने वहाँ यूएन के फोरम पे भी यूएन रिफॉर्म्स पे बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली कि जी इस तरह से नहीं हो सकता। जो खुद यूएन रेजोल्यूशन की वायलेशन करें वो कैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बन सकते हैं। इंडिया एंड ब्राज़ील आर टेकिंग हाई मॉरल ग्राउंड्स। वो हाई मॉरल ग्राउंड फिर इधर ब्रिक्स में कैसे जो है वो चेंज हो जाता है, जबकि आप जो है इधर देखिए अगर ये वाकई इसको चला लें, ब्रिक्स को चला लें द वे दे आर थिंकिंग, जैसे चाइना और रशिया सोच रहे हैं, तो दिस वुड ऑफर अ गुड अल्टरनेटिव टू द मलेज ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम। बिल्कुल ठीक है आपने मैडम। चीमा साहब, एक मुझे बात समझ नहीं आ रही कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो रातों रात उन्होंने साउथ अफ्रीका को छोड़ा। कहा यह जा रहा है कि उनके ख़िलाफ़ कोई पटिशन दाखिल हुई है जो इंडियन डियास्पोरा है साउथ अफ्रीका के अंदर कश्मीर के हवाले से, कि जंगी जराइम में उनको मुलव्वस किया जा रहा था और उनकी एम्बेसी ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप फ्लाई कर जाएं। तो बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के, पहले तो जो उनको प्रोटोकॉल है वो भी कोई ख़ास नहीं मिला। कहा जा रहा है कि डिप्टी प्रेसिडेंट जो है वो 11th आवर पे आके उन्होंने उनको आके रिसीव किया, जिस पे वो काफ़ी गर्म भी थे, और जाते वक्त भी कोई ख़ास प्रोटोकॉल नहीं मिला। इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर हो तो। नहीं, मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी, लेकिन एक चीज़ तो है कि वहाँ पे जो चाइनीज प्रेसिडेंट थे वो ही चीफ गेस्ट थे। अगर आप देखें, ही वाज द वीआईपी। वो ब्रिक्स समिट के ऊपर उनको ही जो रिस्पेक्ट जो थी वो मिली, और जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल जो हैं वो खुद गए उनको रिसीव करने और उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। और इससे ज़ाहिर बात चलता है कि उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, इतने ममालिक वहाँ पे थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि लार्जली इंडिया का बड़ा डियास्पोरा है साउथ अफ्रीका के अंदर, और नॉट जस्ट साउथ अफ्रीका, पूरे अफ्रीका के अंदर। और इंडिया ने लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई हैं अफ्रीका में इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया ने अरबों डॉलर वहाँ पे लगाए हैं। इसी लिए पाकिस्तान ने एक इंगेजिंग अफ्रीका पॉलिसी भी 2019 में इंट्रोड्यूस कराई थी, जिसका मकसद था तो अफ्रीका से इंगेज करना था। और डॉक्टर साहब को मजे की बात बताऊं, मैडम एम्बेसडर हमें करेक्ट कर सकती हैं, मेरी इतला के मुताबिक मैं 2020 में साउथ अफ्रीका गया था, तो हमें यह बताया गया था कि आज तक कोई पाकिस्तानी सदर या वज़ीर आज़म साउथ अफ्रीका नहीं गया। ये पता नहीं क्यों, लेकिन हमने साउथ अफ्रीका लार्जली अफ्रीका को पॉलिटिकली थोड़ा बहुत देखा है, लेकिन हम स्ट्रेटेजिकली उस तरह उसकी रेलेवेंस हमारी नजर नहीं कर में नहीं सकते। है। चीमा साहब, जो मोदी साहब को हीरोइक वेलकम मिला होस्टन के अंदर, यानी 50,000 या 60,000 अराउंड इंडियन डियास्पोरा था, वो कहा जाता है अमेरिकन तारीख में इतना बड़ा कोई पॉलिटिकल जलसा हुआ नहीं है बाहर से आने वाले मेहमान के हवाले से। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में नज़र आया, साउथ अफ्रीका में क्यों नज़र नहीं आया? यहाँ तक कि उनकी चंद तस्वीर हैं कुछ इंडियंस के साथ, वो भी एम्बेसी के अंदर या होटल के अंदर है। कोई बाहर कोई हमें वेलकम नज़र नहीं आता, इंडियन डियास्पोरा ही आ जाता उनको वेलकम करने के लिए। देखिए, मैं इस पे ज़्यादा तो मुझे नहीं समझ, लेकिन मुझे इतनी समझ है कि जब इतने ज़्यादा डिग्निटीज ग्लोबली आए हों तो हुकूमतों के लिए सिक्योरिटी और बड़े इवेंट्स अरेंज करना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है वो COP26 में जाना चाहते थे ग्लासगो, और वो प्लान भी बन गया कि जाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने लास्ट मोमेंट पे ये डिमांड रख दी कि मैं वहाँ लंदन में एक जलसे से खिताब करना चाहता हूँ पाकिस्तानी डियास्पोरा से, जिसको बरतानिया की हुकूमत ने कहा कि हम ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि दुनिया के 115-16 मुल्कों से डिग्निटीज आ रहे हैं, हम इतनी सिक्योरिटी नहीं दे सकते बरतानिया के अंदर। सो इस तरह के जब बड़े हाई प्रोफाइल लीडर्स इकट्ठे एक मुल्क में इकट्ठे हों तो लार्जली वो डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। ये जो 40 हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे थे उसकी वजह से गालिबन इस तरह का प्रोटोकॉल नहीं मिल सकता था जिस तरह के चाइनीज़ प्रेसिडेंट को मिला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक। अब जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि पाकिस्तान क्या मेंबर बन सकता है, ब्रिक्स का बनना चाहिए, रुकावटें उसमें क्या हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने कहा था कि हम बात करेंगे पाकिस्तान क्या मेंबरशिप हासिल कर सकता है ब्रिक्स के अंदर, करना चाहिए नहीं चाहिए। मैडम, ये सवाल मैं आपकी तरफ करता हूँ, काइंडली बताइएगा। मैं तो इस बात का कायल हूँ कि पाकिस्तान को इसका मेंबर होना चाहिए। जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस वक्त बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हुए नज़र आती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो पाकिस्तान को अपना वेट बढ़ाने के लिए, अपनी इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म के लिए, मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान को इसमें अप्लाई करना चाहिए। आपका पर्सपेक्टिव क्या है? मेरी नाक़िस राय में पाकिस्तान के लिए इस वक्त शायद थोड़ा ठहराव ज़रूरी है, क्योंकि आपकी देखिए इस वक्त इक़्तिसादी हालत काफ़ी मुश्किलात में है और ब्रिक्स जो है बेसिकली इक़्तिसादी ऑर्गेनाइजेशन है। जब तक आप अपने घर को नहीं साफ़ कर लेते, आप अपने घर को इस काबिल नहीं बना देते कि आपके मेहमान आएँ और बैठें, तो आप किस तरह दावत दे सकते हैं। इसी तरह अभी आपके सियासी जो सिचुएशन है वो भी बहुत फ्लूइड है। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में क्या होगा। तो मेरे ख्याल में ये फैसले जब एक प्रॉपर गवर्नमेंट इंस्टॉल हो जाए, जब आपकी इकोनॉमी जो है वो थोड़ी ऑन ट्रैक हो जाए, जी। तो फिर आप बात करते अच्छे भी लगते। लेकिन मैडम, साउथ अफ्रीका की अगर आप इकोनॉमी देखें, जीडीपी तकरीबन राउंड अबाउट $420 बिलियन की है। पाकिस्तान की रफली यानी ऑफिशियल अनऑफिशियल इकोनॉमी मिला के कोई तकरीबन 700-750 बिलियन डॉलर्स की बनती है। और आपने जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की वो तो बजा फरमाई, लेकिन 2022 में तो हमने खुद इंटरेस्ट शो किया। इस दफ़ा चाइना ने ये बात भी की कि पाकिस्तान को इसका हिस्सा होना चाहिए, जिस पे इंडिया ने थोड़े से रिजर्वेशन शो किए। वो बात सही है कि इंडिया जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी पहले चला जाए वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल कर देता है, चाहे वो आसियान के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे वो इंडियन ओशन रिम के कॉन्टेक्स्ट में हो। जहाँ भी इंडिया पहले गया वो उसने पाकिस्तान के लिए दरवाज़ा बंद करने की पूरी कोशिश। हमने भी उनको रोकने की कहीं कोशिश की है मैम। हम उस तरह के कीना परवर लोग नहीं हैं, हम जनरल बेहतरी के तरफ जाते हैं। हम इस तरह का कीना नहीं करते जो कि इंडिया करता है और दुनिया देखती है कि वो करता है। मतलब इंडियन ओशन रिम आप देखिए, पाकिस्तान इज़ पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, लेकिन आप इंडियन ओशन रिम कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान को नहीं शामिल कर रहे। क्यों? तो वो एक कीना है उनके अंदर। तो ब्रिक्स में भी अभी वो अपना रोल करने की करेंगे, लेकिन ब्रिक्स में जो अच्छी बात है कि चीन जैसे जो हैं वो हैवी वेट्स हैं जो कि असूलों पे चलते हैं। तो अगर चाइना असूली बेसिस पे कहता है कि पाकिस्तान की शमूलियत ज़रूरी है, तो वो फिर इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा अपनी गेम खेलने का, जो कि और जगह वो खेलता रहा है। चीमा साहब, आपका क्या पर्सपेक्टिव है? शाह महमूद कुरैशी साहब जिस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे 2022 में, उन्होंने कहा सारी कंडीशंस हम फुलफिल करते हैं। फिर अब अगर ईरान, यूएई, सऊदी अरब और अर्जेंटीना मेंबर बन जाते हैं तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की मेंबरशिप में तो वो फैसिलिटेट करेंगे। तो रुकावट क्या है? डॉक्टर साहब, मुझे ऐसे लगता है कि हमारी एबिलिटी के इश्यूज हैं। और इससे पहले देखिए आसियान के साथ काम करना, जैसे मैडम बात कर रही थी, अभी ये जो है फिर इंडिया को थोड़ा सा एक ग्रज भी है, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा है कि जी हमने इनको ओआईसी में नहीं जाने दिया, हालांकि उनका बनता भी नहीं था, वो कोई मुस्लिम मुल्क थोड़े ही हैं, लेकिन एक कोशिश की। और इस हवाले से आपको पता है यूएई में इन्होंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को उस वक्त सुषमा सिराज की बुलाया भी था, पाकिस्तान ने बड़ा शोर किया। तो इंडिया जो है वो तंग करने की हमें कोशिश करता है, लेकिन मेरा ख्याल है इंडिया के तंग करने से ज्यादा हमारे अपने एबिलिटी के इश्यूज हैं। देखें, ईरान एक सैंक्शन मुल्क जो है, जिसमें ग्लोबल सैंक्शन है, जिससे हम तेल नहीं ले सकते, कुछ नहीं ले, गैस नहीं ले सकते, वो बन गया है ब्रिक्स का मेंबर। हम क्यों नहीं बन पा रहे भला? इथियोपिया, जिसको आप सुनिए लो जी अफ्रीका का मुल्क है, हम यहाँ पे जिसे कहते हैं ना कुछ समझेंगे नहीं, लेकिन वो क्यों बन गए? मुझे लगता है कि बहुत सारे जो ममालिक हैं वो आपकी कैपेबिलिटी और एबिलिटी को देखते हैं कि आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं। अगर हमारी एबिलिटी को प्रॉपरली जज किया जाए, या हमारे जो इंटरनल हालात हैं, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी, बहुत सारी ऐसी चीजों को जज किया जाए, तो अगर हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दुनिया हमें एंगेज कर लेगी। मैडम भी कह रही थी इंटरनल इश्यूज हैं, सो हम थोड़ा सा इंटरनली ठीक हो ले। ब्रिक्स क्या सारे आपको हिस्सा बना। देखिए, इंडिया को G7 में क्यों बुलाया जाता है, जब ऑब्जर्वर यहाँ बिठाया जाता है आजकल,
जारी बात है उनकी पोजीशन बदल गई है। और हम एक तरफ इंडिया है वो हमें चाहता नहीं है, और हम भी कोई कसर और कमी नहीं छोड़ते जिसमें दुनिया के लिए कि वो हमें हमारे ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क। देखें सारे अगर मुसलमान मुल्क वहाँ जा रहे हैं तो सऊदीज क्या हमारे लिए नहीं बोल सकते क्या? इसमें साउथ अफ्रीका जहाँ पे हम आज तक कभी गए नहीं, मैं आपको बता रहा था, कभी हमारा सदर वजीर आजम ही नहीं गया, उन्होंने बांग्लादेश की वजीर आजम को बुला लिया, 40-41 ममालिक के लोगों को बुलाया, हमें क्यों नहीं बुलाया पूरे खित्ते? सो मेरा ख्याल है कि ये हमारे अपने बहुत सारे इश्यूज हैं, और हमारा जो ध्यान ज्यादातर रहता है मिडिल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका, इससे ज्यादा आप किसी को दुनिया को डिप्लोमेटिक एक्टिविज्म की ज़रूरत है। दूसरे लफ्ज़ों में जो आपने बात की है बिल्कुल बजा की आपने फरमाया, चूंकि वो G20 कॉन्टैक्ट ग्रुप की जो टूरिज्म के हवाले से मीटिंग थी श्रीनगर में, अगर उसमें हमने थोड़ी एक्टिविज्म दिखाई है तो वहाँ पे रिजल्ट नज़र आया। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। चीमा साहब, प्यूटन साहब तशरीफ़ नहीं ला रहे इंडिया, वजह क्या है? देखिए जारी बात है उनके ऊपर वो जो केसेस हैं, और वो समझ रहे कि मुझे गिरफ्तार ना कर लिया जाए, पर्टिकुलरली साउथ अफ्रीका भी नहीं वो आए, लेकिन ये एक इंडिया की शिकस्त है। मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिकली ये बहुत ज्यादा इंडिया के लिए मसले मसाइल हैं। देखें इससे पहले इंडिया डॉक्टर साहब G20 की फॉर एग्जांपल जो फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग है वो 6-7 हो चुकी है, कोई कंसेंसस उसमें पैदा नहीं हो सका। अगर ये कहा जाता है कि इंडिया G20 में किसी किस्म का कंसेंसस अभी नहीं कर पाता तो ये 2008 के बाद पहली दफा ऐसे होगा। सो क्या डिप्लोमेटिक सक्सेस होगी? और प्रेसिडेंट पुतिन जिनसे कुछ $40 अरब का तेल इंडिया खरीद चुका है, तो ये तो मौका था कि एक बड़े फ्रेंडली मुल्क में रशियन प्रेसिडेंट ने आना था, तो अगर वहां पे भी नहीं आ पा रहे तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया कोई रूस की कोई मदद कर रहा है। मेरा ख्याल है इंडिया कोई अच्छे सिग्नल रूस को नहीं दे रहा, और ये कहा जा रहा है बड़ा ओपनली अब कि इंडिया इज नो मोर पार्टनर और एन एलाई और फ्रेंड जो है वो उसकी वो चीजें कम हो गई हैं, और इंडिया बड़ी तेजी से वेस्टर्न ब्लॉक में जा चुका है। उनको पता है कि अब इंसेंटिव वहां से मिलने हैं, लेकिन क्योंकि माजी में रशिया ने बड़ी मदद की है। ठीक है, अगर मुझे इजाजत दें चीमा साहब, एक जुमला मैडम का भी ले लो। मैडम, आप इस डेवलपमेंट को किस तरह से देख रही हैं? क्या इंडियन फॉरेन पॉलिसी और न्यूट्रलिटी के ऊपर एक सवालिया निशान नहीं है? वो तो कहते हैं हम ब्लॉक पॉलिटिक्स से दूर हैं, न्यूट्रल हैं, हमारी आज़ादाना खारजा पॉलिसी है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इसके ऊपर कि ये किस तरह से वो जो अपनी स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन कहाँ तक चला सकते हैं, और लगता है कि इतना आगे नहीं जा सकते। अभी आप देखिए कि इंडिया जो है वो हर जगह अपने आप को एक सुपर पावर के मुकाबले में लाना चाह रहा है, लेकिन उनकी जो है बेसिक पोटेंशियल वो अभी बड़ा फासला है। जितना उनकी पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन है, वो किसी और सुपर पावर की वो परसेंटेज नहीं है। हाँ, पॉवर्टी सारी दुनिया में है, लेकिन आप चीन देखिए कि किस तरह से उन्होंने अपनी पॉवर्टी रिड्यूस कर दी। ठीक है मैडम, मुझे इजाज़त दीजिए, चूँकि प्रोग्राम की क्लोजिंग की बात की जा रही है आपका, लेकिन पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी काफ़ी फासला है अपने आप को ग्रेट पावर बनाने में, और वो उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक अपने पड़ोसी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात ना हो। पहले कहते हैं खैश फिर दरवेश। आज के लिए यही आपके लिए है, आप अपनी कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीक में नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।